नवाज शरीफ साहब की वापसी सफर शुरू होने लगा है। ये कैसी वापसी है और क्यों होने जा रही है? तेरा भाई मेरा भाई मौलाना के नक्शे कदम पे कौन चलने लगा? वजीर आजम साहब की जो छुट्टी है वो करीब है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ट्रंप सदर बने तो कप्तान की रिहाई कैसे होगी? ये बहुत बड़ी एक बात चहमगोइयां हो रही हैं। इसकी हकीकत क्या है? चीफ मिनिस्टर या थीफ मिनिस्टर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ारूक वड़ाइच और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। आज के वीलॉग में आज होने वाली जो बड़ी बड़ी ख़बरें उनके ऊपर तबसरे होंगे, उन अंदर की ख़बर क्या है उस पर भी बात होगी। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की वापसी सफ़र शुरू होने लगा है। ये कैसी वापसी है और क्यों होने जा रही है? तेरा भाई मेरा भाई मौलाना के नक्शे कदम पे कौन चलने लगा और मौलाना किससे मुतासर हुए हैं? ये वज़ीर आज़म साहब की जो छुट्टी है वो करीब है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ट्रंप सदर बने तो कप्तान की रिहाई कैसे होगी? ये बहुत बड़ी एक बात चहमगोइयां हो रही हैं। इसकी हकीकत क्या है? चीफ मिनिस्टर या थीफ मिनिस्टर? इस पे सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम नवाज शरीफ साहब की वापसी पे बात करते हैं कि इस्लामाबाद में बारहा ये बात हो रही है कि जी मियाँ साहब जो हैं बस कुछ यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिल नहीं लगता। कल उन्होंने यहाँ पे लाहौर में एक इजलास की सदारत भी की है, उसमें उन्होंने IMF से रिलेटेड भी बातें की हैं और वो बड़े रंजीदा नज़र आया कि भाई IMF के पास क्यों जाना पड़ता है। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब से भी पूछा गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वो एक बिल्कुल अपनी जो बेटी है उसको पीछे से गाइड कर रहे हैं, वो एक कायद के तौर पे हैं। अच्छा, एक तहरीक शुरू हुई जो लंदन के कुछ बासी हैं, उन्होंने एक तहरीक शुरू की थी कि जी मियाँ साहब को दोबारा से पार्टी प्रेसिडेंट बनाया जाए। वो अभी इस टाइम उनका कायद का स्टेटस है, पार्टी प्रेसिडेंट इस टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो ये सारे मामला शुरू हुआ, लेकिन जो मेरी खबर है जो वो ये कहती है कि जो मियाँ साहब के इर्द गिर्द लोग हैं वो ये बताते हैं कि मियाँ साहब थोड़े से स्लो हो गए हैं। थोड़े से स्लो से मुराद ये है कि वो अपनी एक्टिविटी उन्होंने कम कर ली है। वापस आने के बाद शायद वो बोर्ड था जिसमें वो टिकट्स का फ़ैसला करते थे, वो एक एक्टिविटी थी जिसमें उनकी तवज्जो होती थी या ज़्यादा देर तक वो बैठते थे। उसके अलावा इससे पहले जो मियाँ साहब की एक महफिल वाला सिलसिला था वो नहीं है। अच्छा, ख़बर भी आ गई, हसन रज़ा की ख़बर है कि जी नवाज शरीफ रमज़ान के आखिरी इशरे में उम्रा करेंगे, चेकअप के लिए लंदन भी जाने का फ़ैसला। अच्छा, हमने कुछ हफ्तों पहले ये ख़बर दे भी दी थी, अपने वीलॉग में जिक्र भी कर दिया था कि होगा क्या, तरीक़ाकार यही है कि पहले वो यहाँ से जो इनका मामूल है उधर जाएंगे उम्रा करने, फिर वहाँ से लंदन जाएंगे चेकअप करवाने के लिए, और फिर कुछ हो सकता है कुछ दिन फिर महीनों में बदल जाए। तो ख़बर क्या है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने रमज़ानुल मुबारक के आखिरी इशरा में उम्रा करने सऊदी अरब और उसके बाद लंदन जाने का फ़ैसला किया है। पार्टी राय के मुताबिक नवाज शरीफ के साथ हसन नवाज, हुसैन नवाज और वज़ीर आला मरीम नवाज भी उम्रे पर जाएंगी, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रमज़ान के आखिरी अशरे में उम्रे की सआदत हासिल करने जाएंगे। पार्टी राय ने बताया कि नवाज शरीफ का उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद लंदन जाने का इम्कान है। नवाज शरीफ लंदन में अपना चेकअप करवाएंगे, कुछ रोज़ क़याम करेंगे, जिसके बाद वतन वापसी पहुँचेंगे। दूसरी जानिब जो बड़ी अहम खबर वो है और इसकी तस्दीक भी है कि मैं कुछ वाक़यात बता के करूँगा। पार्टी राय ने बताया कि नवाज शरीफ ने सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें इंतहाई कम कर दी हैं। चंद रोज़ कबल कुछ सीनियर रहनुमाओं को वक्त मिला था, लेकिन पहुंचने पर इतला दी गई कि कुछ अहम वजूहात की वजह से ये मुलाकातें मनसूख की जा रही हैं। ये ख़बर बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह क्या है कि जी मियाँ साहब जो हैं एक दिल में भी उनके पता नहीं क्या चलता है, वो खामोश तबीयत इंसान है। वो जब आप सामने बैठे हैं उनके, वो आपसे पूछ भी रहे हैं तो आपको ये लग रहा होगा कि वो आपसे जो मशवरा मांग रहे हैं, राय ले रहे हैं, वो बिल्कुल उसको बड़ी खामोशी से, बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। कर दे वही ने जो ना तो दिल कर दे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सूरत हाल है कि अब वो शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। वो लीडर जो उनके बहुत करीब समझे जाते थे, मुलाकातें नहायत कम है, और वो भी ये है कि पार्लियामेंट चले गए, वहाँ चले गए। लेकिन जो एक होता था ना जाती उम्रा में कि जी मुलाकातें हो रही हैं, कोई आ रहा है, ये आ रहा है, ये सिलसिला कोई चक्कर नहीं है। और जब भी लोग ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो बताया जाता है कि अभी नहीं जी, अभी शुरू होंगी। मैं जानता हूँ चंद एक हमारे सीनियर सहाफ़ियों ने भी कोशिश की, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात नहीं की। यानी यूँ समझिए कि शायद उनका अब दिल ही नहीं लगता। खैर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ख़बर तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की जो है
छुट्टी होने वाली है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया की खबर ही समझ लें और बाद में अखबारात में छपी भी। NA44 है जी, ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और अली अमीन गंडापुर साहब का हल्का है। जो मैंने कहा था ना, मेरा भाई तेरा भाई, ये इसको इस तरह कर लें, तेरा भाई मेरा भाई। तो तनकीद तो बहुत सी होती है, लेकिन फिर करते सारे उसी तरह ही हैं जो उनका दिल करता है। NA44 है, डेरा गाजी खान का ये शहर का हल्का है और अली अमीन गंडापुर यहाँ से जीते हैं, 2 मरतबा अब हो चुका है उनका। और अली अमीन गंडापुर साहब ने फजल रहमान साहब को शिकस्त दी थी। फैसल करीम कुंडी साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा BC हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, 3रे नंबर पे वो भी। और हुआ ये है कि जी अली अमीन साहब वज़ीर आला बन गए और उन्होंने ये सीट छोड़ दी। तो उनके जो दूसरे भाई हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं फैसल अमीन गंडापुर, उनको टिकट दी गई। इस पे गंडापुर साहब ने कहा जी, खान ने मुझे पूछा था कि उनको कहाँ एडजस्ट कर रहे, तो उनको पता नहीं था कि वो इलेक्शन उन्होंने लड़ना है, तो अपनी टिकट फिर उन्होंने अपने भाई को दे दी। तो मौलाना फजल रहमान जो हैं, जो यहाँ से इलेक्शन हारे थे, जीते तो बलूचिस्तान से, तो उन्होंने भी फिर कहा कि चलो यार, अगर अली अमीन गंडापुर अगर अपने भाई को दे रहा है तो फिर मैं भी अपने भाई को दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या किया जी, खबर ये है कि मौलाना फजल रहमान ने अपने भाई और जमीयत उलमा इस्लाम की डिजिटल मीडिया कमेटी के चेयरमैन मौलाना ज़हर रहमान को NA44 डेरा के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी का उम्मीदवार नामजद कर दिया। तो दोनों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। पार्टी की आदत की भाइयों को टिकट के जरा पर सोशल मीडिया पर उन्हें सख्त तनकीद का निशाना बनाया जाए। मौलाना ज़हर रहमान भी अच्छे आदमी हैं, एक्टिव आदमी हैं, JUI के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं। फैसल अमीन गंडापुर वज़ीर रह चुके हैं, पहले भी यहाँ से सूबाई हल्का जीत चुके हैं, लेकिन बात फिर वही है कि चलो मौलाना फजल रहमान की पार्टी तो शायद कभी इस तरह की दावेदार नहीं रही। उनके इस मरतबा दोनों बेटों ने इलेक्शन लड़ा था। मौलाना फजल रहमान के ख़ुद उन्होंने 2 सीटों से लड़ा था, उनके एक भाई सेनेटर, उनके एक लंबी चौड़ी की तरतीब है। एक भाई यहीं से DG डेरा इस्माइल ख़ान से MPA वगैरह भी बने थे। तो बात यह है कि उनके यहाँ तो कोई ऐसी, मैंने सवाल भी पूछा था कि जी आपका भाई सेनेटर, ख़ुद MNA, बेटा MNA, इस तरह पूछा था, तो उन्होंने कहा जी वो तो उन्होंने अपनी जगह बनाई थी। तो खैर गंडापुर साहब के पास भी यही जवाब होगा कि मेरे भाई ने जगह बनाई थी, लेकिन जगह तो आप ही बना के देते हैं। क्या JUI फे और पाकिस्तान तरीके साहब दोनों के पास NA44 में कोई उम्मीदवार नहीं बचा अपने अपने भाइयों के अलावा? खैर आपकी मर्ज़ी, आपकी पार्टी, आपका टिकट, हम क्या उसमें कह सकते हैं। लेकिन अगली ख़बर यह है कि वज़ीर आज़म साहब की जो छुट्टी वाली बात कर रहा था, ख़बर यह है कि जी जो हमारी इस टाइम आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है और वहाँ के जो वज़ीर आज़म है वो अनवारुल हक साहब है। पाकिस्तान तहरीक साहब से इनका ताल्लुक़ था, लेकिन हुआ ये कि जब क़य्यूम न्याई साहब, जब हुआ ये कि पाकिस्तान में जब सेटअप चेंज हो रहा था, इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीके अदम एतमाद लाई गई, तो जब यहाँ पर सेटअप हिलता है तो गिलगित और कश्मीर का सेटअप भी हिलना शुरू हो जाता है। वो यहाँ से नथी है, यहीं से लिंक है, जो यहाँ पे हुकूमत होती है वही वहीं पे हुकूमत होती है। आज तक का तजर्बा यही कहता है। हुआ ये है कि जी जो है ना नून लीग के रहनुमा हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है राजा फ़ारूक हैदर, उन्होंने कहा है जी अनवारुल हक के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तादाद पूरी हो चुकी है। अब नवाज शरीफ और सदर ज़रदारी फ़ैसला करें कि आज़ाद कश्मीर का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। यानी वज़ीर-ए-आज़म साहब की छुट्टी करने लगे हैं ये लोग और उल्टी गिनती इसकी शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि तहरीक अदम एतमाद किसी वक्त भी आ सकती है। अनवारुल हक को जो कुफ्ते लाई हैं उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये कहना है जनाब राजा फ़ारूक हैदर साहब का, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है। तो इनके बयान से तो ये पता चल गया कि पूरी तैयारी मुकम्मल है। अच्छा, जो ये अनवारुल हक साहब हैं, है तो ये PTI में थे, लेकिन दिलचस्प बात आपको ये बताऊँ, जब ये मुंतखब होते हैं तो PTI के अपने लोगों ने इनको गालियाँ देना शुरू कर दी थी। उसकी वजह ये है कि जो सेटअप या जिस तरह से मुंतखब हुए थे, पता ये चल गया था कि अंदर से ये मिल गए हैं। लोगों ने इल्ज़ामात लगाए थे इस्टेब्लिशमेंट के ये उम्मीदवार हैं बेसिकली। फ़ारूक हैदर साहब भी अगर खुल के नहीं बोल रहे तो इसका मतलब यही समझ ली कि ये बात दुरुस्त है। अगली बात ये है कि जी कप्तान की रिहाई को हमारे दोस्त जो हैं वो ट्रंप की जीत से जोड़ रहे हैं। तो इसकी हकीकत क्या है, और इस हवाले से पहले भी बात हुई, तबसरा भी हुआ ये कि जो ट्रंप साहब के मशीर हैं, मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बिजनेसमैन हैं, ट्रंप साहब के दोस्त भी हैं, मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के चेयरमैन भी है साजिद तारड़, उनको प्रोग्राम में एक लिया गया और साफ़ी साहब से उन्होंने गुफ्तगू की और गुफ्तगू में उन्होंने उनसे पूछा गया कि भाई ये जो है रिहाई, इससे पहले भी एक प्रोग्राम में या बीपर पे गालबन वो थे, तो मैंने फिर पर्सनली भी वैसे ये पूछा था, अमेरिका मेरी उनसे मुलाकात हुई थी।
तो उन्होंने जो बात की है वो पहले ख़बर दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा जी आने वाले इंतखाबात ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहमियत के हामिल हैं। अमेरिका की खारजा पॉलिसी की वजह से तनाज़ात चल रहे हैं। अगले इंतखाबात अहम है, ट्रंप आएंगे तो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया से ताल्लुकात के हवाले से ताल्लुकात पर नज़र षानी की जाएगी। पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर होंगे। अगर पाकिस्तान भारत करीब आते हैं तो इंडिया चीन पर मज़ीद फोकस कर सकेगा। मैं हैरान हूँ कि इस बात पे इमरान खान खुद ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट हैं, उन्हें यही नहीं पता कि आप अपोजिशन लीडर हैं। इस वक्त आप कम्युनिकेट कर रहे हैं IMF के साथ। पाकिस्तान की अहमियत जियोग्राफिक लोकेशन की वजह से मज़ीद बढ़ती जा रही है। अगर इलेक्शन जीते तो पाक अमेरिका ताल्लुकात का एक नया बाब शुरू होगा। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि जी उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। और सबसे जो बड़ी बात इन्होंने की है, जो मैं कहता हूँ क्रक्स है इस बात का, उन्होंने कहा कि IMF के सामने हमारे कुछ पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को गालियाँ दी। इंडियन तारकीन वतन ये नहीं करते। जहाँ भी जाता हूँ इसमें जो कुछ भी हुआ इसमें पाकिस्तान की भलाई हुई है। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहता हूँ एक पार्टी को इतना प्रमोट किया जाता है, इतना पैसा लॉबी में लगाया जा रहा है, कभी किसी ने पाकिस्तान की लॉबी भी इस तरह की है? अफसोस के नहीं। ये अच्छा ये क्या कह रहे हैं? मैंने इनसे पूछा कि यार पाकिस्तानी जो है ना उनकी क्या इधर पावर है और अमरीकी सियासत में उनका क्या रोल है? तो उन्होंने कहा जी कोई रोल नहीं है, यही साझेदार हम गालिबन वाशिंगटन की किसी एक शाम में वहाँ पे इकट्ठे हुए थे और वहाँ पे हम ये बातें कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने ये भी कहा कि जी भाई इसलिए रोल नहीं है कि इंडियंस जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, वो सियासत में हिस्सा लेते हैं, वो इकट्ठे हैं, उनके वोट ज़्यादा हैं, जबकि पाकिस्तानी तो इलेक्शन में बिल्कुल इरेलेवेंट होते हैं, जो अमरीकी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। तो साथ में उन्होंने कहा जी यहाँ पे ना पाकिस्तान के लिए लॉबी करने वाले लोग नहीं हैं। हम कोशिश करते हैं लेकिन लोग तो यहाँ पे इंडियंस जो हैं वो बड़े पैसे ज़्यादा लगाते हैं, पूरी लॉबी करते हैं। अब शहबाज गिल साहब गए हैं IMF के उधर, बाहर जाके रोला शोला डाला उन्होंने। इमरान खान साहब ने यहाँ से ख़त लिखा, प्रेशर भी आया, चीज़ें भी आई कि थोड़ा सा ना इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मुझे थोड़ा सा एतराज़ है। मैं इसको बात को शुरू करता हूँ नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर से और जमाइमा खान की रिहाइशगाह के बाहर से। जो लोग नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर जाके एहतजाज करते थे या जमाइमा साहिबा की उधर जाके एहतजाज करते थे, मुझे तो ये कभी भी ये फेल पसंद नहीं आया। ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ख़ास तौर में जब आप बैरून मुल्क हैं, आपको लोग देख रहे हैं, मीडिया देख रहा है। आप रोज़ कैसे कैसे मंजर देखते थे, लोग डांस कर रहे हैं नवाज शरीफ के घर के बाहर लंदन में, और अजीब व गरीब एक मनाजिर हैं, गालियाँ दे रहे हैं, इंग्लैंड की पुलिस रोक रही है आपको। तो सेम मुझे उन्होंने फिर एक ये भी बताया कि लास्ट टाइम जब हुकूमत आई तो उस वक्त कोई गालिबन वज़ीर-ए-आज़म साहब आए तो लोगों ने यहाँ पर सामने फ्लैक्स लगा दिए और गोरे भी देख के कहते थे कि ये क्या चक्कर है कि जब दूसरे मुल्कों से वज़ीर-ए-आज़म आते हैं, कैबिनेट आती हैं तो उनका इस्तकबाल होता है और इंडियंस इकट्ठे हो जाते हैं, मोदी साहब आए हैं तो बड़ा क्राउड हो जाता है, और यहाँ पर जब वो आते हैं तो यहाँ पर पोस्टर लग गए हैं उनके ख़िलाफ़ और अजीबो-गरीब मामला। शहबाज गिल साहब ने वहाँ पर पूरा जाके एहतजाज किया और इस पे ही साजिद तारड़ साहब अफसोस कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वाले से कभी इतनी लॉबिंग नहीं हुई जितनी एक पार्टी को लेकर लॉबिंग की जा रही है। नहीं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उनका इशारा है, अफसोसनाक है, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें ये होता आ रहा है और शायद पता नहीं हम इसे रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे। खैर अल्लाह करे कि ये बात भी बंद हो जो हम बाहर जाके गैर ज़रूरी आपस में उलझते रहते हैं और उस उलझने की वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। हमें अपनी लड़ाइयाँ पाकिस्तान में ही महदूद रखनी चाहिए। जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या कोई पाकिस्तान से बाहर कोई हमें देख रहा है तो फिर हमें पाकिस्तानी बन के रहना है, चाहे मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी है या तहरीक इंसाफ है। ख़बर ये है कि मैंने कहा था चीफ मिनिस्टर या थीफ मिनिस्टर हुआ ये है कि पंजाब असम्बली में शौकत बसरा साहब और हसन मुर्तज़ा साहब। शौकत बसरा साहब पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पंजाब के तर्जुमान भी हैं उनके, और शौकत जो हसन मुर्तज़ा वो पंजाब की जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के। दोनों की हिस्से मजाक कमाल है, दोनों का लहजा पंजाबी का कमाल है और दोनों मीडिया में बड़े मकबूल हैं और कोई ना कोई फ़िक्रा छोड़ जाते हैं। तो हुआ ये कि पंजाब असम्बली के आते में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद, सैयद हसन मुर्तज़ा और तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा का आमना सामना हो गया। तो हसन मुर्तज़ा और शौकत बसरा के दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। पीपी रहनुमा शौकत बसरा पर तंज़िया वार करते हुए कहने लगे फिर हार गए हो। शौकत बसरा साहब ने बर्जस्ता जवाब दिया कि हम फार्म 45 वाले हैं, तुम हारे हुए फार्म 47 वाले हो। क्या बर्जस्तगी थी बसरा साहब की। तो हसन मुर्तज़ा ने कहा मैं भी हारा हूँ। शौकत बसरा ने कहा अगर हमारी तरह ही हारे हो, यानी असल वाले नहीं हारे,
नकली तौर पे आपको हराया गया है। ये फॉर्म 45 फॉर्म 47 वाला तो आप समझ रहे हैं। तो फिर इस चीफ मिनिस्टर के साथ क्यों बैठी हो? चीफ मिनिस्टर को उन्होंने ये बदल दिया। एक दिलचस्प मुकालमा था, मैंने कहा चलते चलते आपके साथ शेयर कर दूं। जब इस तरह के लोग आते हैं, दोनों असम्बली में नहीं पहुंचे, एक ने कौमी असम्बली का लड़ा था, एक ने सूबाई का, दोनों हार गए हैं, लेकिन शुगर मेला तो चलता रहना चाहिए। इंशाल्लाह फ़ारूक वडाइच को इजाज़त दीजिए, फिर नए वीलॉग के साथ, नई खबरों के साथ मुलाकात होगी।